पसंद प्रोग्राम सलाम जे के मॉर्निंग शो है। हस्बे वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं। कोशिश करते हैं कि जब आप घर के अंदर बैठे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, दफ्तर कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने की तैयारियों में हैं, तो हम आपके सामने आकर आपको अपडेट करें कि पिछले 24 घंटों के दौरान वादी कश्मीर के अंदर क्या कुछ हुआ है और सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है। आने वाले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि सियासत में प्रिडिक्शन ही एक बड़ी चीज़ होती है जो मीडिया के ज़रिए से आप तक पहुंचती है और हम लगातार वो चीज़ें आप तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं पूरे दिन और जिस मोहब्बत के साथ हमारे ट्रांसमिशंस को आप देखते हैं, चाहे मॉर्निंग शो हो, चाहे मेरे खबरनामे हो, उर्दू, कश्मीरी, गोजरी, डोगरी, पंजाबी, जिस तरीके से वहाँ का फीडबैक आप हमें देते हैं और ये चीज़ें कहते हैं कि कौन सी चीज़ें और करने की ज़रूरत है और कौन सा फील्ड हमसे छूट रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आज भी वो फीडबैक हमें देते रहेंगे, हमारी गलतियों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे बल्कि उन्हें हम तक पहुंचाएंगे ताकि हम उन्हें दुरुस्त करके कल जब आपके सामने दोबारा आएँ, अगले शुमारे में जब दोबारा आएँ, तो बेहतरी के साथ और पूरी तैयारी के साथ आपकी तर्जुमानी हम कर सकें। तो आप हमारे साथ कहाँ पर ज्वाइन करते हैं जी, याद दिलाने के लिए आपको बताते चलिए। आप हमारे साथ ऑफिशियल पेज 2 हैं फेसबुक के, वहाँ पर ज्वाइन करते हैं। आप हमारे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर ज्वाइन करते हैं पूरे दिन। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा ज़रूर, जहाँ पर आप तीनों ज़ुबानों में आजकल खबरें देखते हैं, उर्दू, हिंदी और कश्मीरी में, और साथ साथ लाइव ट्रांसमिशन भी वहाँ चलता है। वहाँ पर अगर आप किसी खबर को, तजिए को, तफसीरों को करना चाहते हैं तो ज़रूर आप वहाँ से मेल कर सकते हैं, वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं ताकि उन खबरों, तजियों को हम अपने प्रोग्रामों में जगह दे सकें। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। चूँकि मॉर्निंग शो है और पिछले कई वक्फे से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम का आगाज़ याद माजी से किया जाए, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे से किया जाए। और आज 14 तारीख है और माजी में 14 तारीख को हुआ क्या है बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके में 8:40 हो गए हैं। 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है। तो आज हफ्ते का दिन है, यानी शनिचरवार है, और शनिचर के दिन खास बातें क्या है। 14 तारीख है जनवरी के साल 2023 के इस पहले महीने की, और तीसरे हफ्ते में हम दाखिल जब हुए हैं तो क्या खास है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। 1758 में इसी दिन यानी 14 जनवरी को ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिस्तान के बादशाह ने भारत के अंदर जंग में जीती हुई जो जायदाद थी वो रखने का हक दिया। यानी 1758 के बाद यह हक ईस्ट इंडिया कंपनी को हासिल हुआ कि जंग में जीती हुई जितनी भी उसके पास असासे जाएंगे, जायदादें जाएंगी, वो खुद के पास रख सकती है। 1918 में फ्रांस के साबिक वज़ीर आज़म जोसेफ काल्स को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। आज के दिन ये पेशरफ्त हुई। इसके अलावा 1950 में मोहम्मद सईद ने ईरान में हुकूमत कायम की, आज ही के दिन। साल 1760 में फ्रांसीसी जनरल लेली ने पुडुचेरी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, आज के दिन। यानी भारत का ये हिस्सा और जो मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी है, उस हिस्से को अंग्रेजों के हवाले आज के दिन किया गया था। 1992 में आज ही का वो दिन था जब इजराइल ने उर्दन के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया, जो बहुत कम हुआ, तो कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन शुरुआत एक 14 तारीख को 1992 में आज ही के दिन हुई थी। 1998 में पाकिस्तान में अफगानिस्तान कार्गो जहाज हादसे का शिकार हुआ। 50 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई, जिसमें 9 क्रू मेंबर्स थे। इसके अलावा 1982 में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने 20 निकाती प्रोग्राम का ऐलान आज के दिन किया, जिसमें कई बड़ी स्कीमें थी भारत के अंदर शहरियों के लिए। 1982 में आज के दिन ये ऐलान हुआ। 14 जनवरी 1989 को, आज से ठीक तकरीबन 34 वर्ष कबल, इलाहाबाद के अंदर 12 साल बाद मुनक्किद होने वाला कुंभ मेला दोबारा शुरू हुआ। बीच में कुछ वजूहात की बिना पर इसे रोक दिया गया था, लेकिन दोबारा इसका आगाज हुआ और साल दर साल अब ये कुंभ मेला चलता है। या 2 सालों में, गुज़श्ता 2 वर्षों में सिर्फ एक बार हो पाया, बीच में कोरोना की वजह से इसे रोका गया। तो 1989 में दोबारा ये कुंभ मेला इलाहाबाद के अंदर, जो प्रयागराज कहलाता है, वहां पर साल 1989 में दोबारा शुरू किया गया था। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम वाकयात थे, बड़ी बातें थी। एक लंबी फहरिस्त में से चंद अहम वाकयात या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो चुनकर आपके लिए हम लाते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक। सबसे पहले आपकी नजर होते हैं। अब प्रोग्राम का आगाज करेंगे और आज शुरुआत फिर जम्मू कश्मीर के मौसम से होगी। शुमाली इलाका जात के अंदर
बदलते मौसम ने कैसे निज़ाम जिंदगी को भी मुतासिर किया है। बात मौसम की चली है तो जरा आपको बताते चले कि नॉर्थ इंडिया का पूरा मौसम जो है वो बदल रहा है और आईएमडी की एडवाइजरी भी जारी हुई है। कुछ रियासतों के अंदर मनफी दर्जा हरारत तक चला जा सकता है। लेकिन बात जरा जम्मू कश्मीर की करेंगे, जहां कल पूरे दिन महकमे मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शहर के अंदर हुई। ताहम पहाड़ी इलाकों के अंदर खुलकर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी की वजह से वादी कश्मीर का राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता हो गया। यानी जम्मू से आपका ज़मीनी राब्ता पहले कट गया, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हुई, फिर फिजाई राब्ता कल पूरे दिन कटा रहा और तकरीबन 25 से ज़्यादा परवाज़ों को पहले डिले किया गया और बाद में जब कुछ भी नहीं चला तो आखिर पर उन्हें मनसूख कर दिया गया। और आज की खबर ये है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर आज मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। अगरचे श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुख्तलिफ पड़ावों पर कल पस्सियां गिराई थी, उन पस्सियों को साफ करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताहम महकमे मौसमियात की पेशन गोई को देखते हुए आज फिलहाल दरमानदा ट्रकों को, क्योंकि माना जा रहा कि 10,000 से ज्यादा दरमानदा बड़ी गाड़ियां हैं जी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर है, उन्हें पहले पौसान कराने की कोशिश की जाएगी। इसलिए आज किसी भी नई गाड़ी को इस शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं होगी। इधर जब हम एयर ट्रैफिक की बात करते हैं तो सुबह वाला एयर ट्रैफिक यानी अभी बजे हैं जी 8:40-42 और सुबह तकरीबन 3 परवाजें आनी थी, तीनों परवाजें डिले हैं दिल्ली से ही। और यह बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर लो विजिबिलिटी की वजह से फिलहाल परवाजों की आने में भी ताखीर हो सकती है। सिर्फ एक परवाज को फिलहाल दिल्ली से ही कैंसिल कर दिया गया है। यानी परवाजों के हवाले से भी अभी कोई वाजिया शेड्यूल सामने नहीं आया कि क्या सब टाइम पर होना है नहीं होना है। फिलहाल लगातार परवाजें जो है वो डिले हो रही हैं। कल हमने देखा कि जब बर्फबारी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ों पर हो रही थी, तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वैष्णो देवी के आसपास जो पहाड़ियां हैं वहां पर भी और पटनी टॉप के मकाम पर भी कल बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सयाहों के चेहरे काफी खिल उठे और माता वैष्णो देवी आने वाले यात्री भी कल इससे लुत्फानंदोज हुए हैं। इधर महकमे मौसमियात और डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से आज पूरे दिन एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी जो है वो एवलांच वार्निंग है, यानी बर्फानी तूदे तेज हवाएं चलने के लिए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और महकमे मौसमियात का ये भी मानना है कि जहां ये एडवाइजरी हम दे रहे हैं वहीं ये भी पेशन गोई कर रहे हैं कि आज बाद दोपहर से मौसम का मिजाज कदरे बेहतर हो सकता है। कौमी शाहराह फिलहाल बंद है, एयर ट्रैफिक पर तजब्जुब है कि आएगा नहीं आएगा। सुबह वाली परवाजें डिले हो रही हैं और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों के अंदर अगरचे बहुत कम बर्फबारी हुई है, पहाड़ी इलाकों के अंदर काफी बर्फबारी हुई है। मत्सल, करना, केरन, गुरेज, टंडार के अंदर 2 से 3 फीट तक की बर्फ जो है वो इस वक्त देखी जा रही है, जिसकी वजह से कई शाहराहों पर कई रास्तों पर अबूर मरूर मुनक़ता हुआ। लेकिन कल रात देर गए पहाड़ी इलाके जितने भी है, चाहे साउथ कश्मीर का आप कुलगाम देखिए, शुपियान देखिए, अनंतनाग के ऊपर वाले बेल्ट के एरियाज देखिए, तो वहां पर मैन एंड मशीनरी को लगा दिया गया था, सड़कों को साफ करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। इसी तरीके से अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर आपको हंदवारा में बारामुल्ला, बांडीपोरा में बहुत कम बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन जब आप ऊपर के बेल्ट को जाएंगे तो वहां पर भी मैन एंड मशीनरी जो है वो लगातार अनटोज थी और रात देर गए तक मुख्तलिफ तस्वीरें जो थी वो सामने आ रही थी। आज सुबह से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, मतलब अबर आलूद है, मौसम का मिजाज बेहतर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ताहम वादी बर में बर्फबारी से रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो कल पूरे दिन मुतासिर होती रही है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं, एक एक करके हम अपने नुमाइंदों के पास चलते हैं। नदीम इकबाल मेरे साथ ज्वाइन करेंगे जी रामबन से, ताकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की हम बात कर सकें। नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ शमीम ज्वाइन करेंगे, अजय शान हमारे साथ किश्तवाड़ से ज्वाइन करेंगे। एक एक करके सबके पास चलेंगे और पीर मुजफ्फर हमारे साथ अच्छा बल और बडगाम भी हम चलेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नदीम आपसे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से खबर यह थी कि कल रात देर गई जो दरमानदा गाड़ियां थी उन्हें आगे निकलने की इजाजत दे दी गई थी, चाहे वो उधमपुर वाला सेक्टर हो। लेकिन आज सुबह खबर यह है कि मैन एंड मशीनरी काम कर रही है, मुख्तलिफ मकामात पर जो तोदे गिराए थे मिट्टी के उनको साफ किया जा रहा है और कोशिश की जाएगी कि दरमानदा गाड़ियों को ही पहले निकाला जाए। क्या कुछ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का अपडेट अभी ताजा है? जी बिल्कुल गौर साहब, देखिए मौसम खराब होने के बाद जहां हमने देखा था कि हाईवे के हालात भी बिगड़ गए थे, अगरचे कल शाम को कुछ टाइम के लिए रोड को मोटरेबल बनाया गया था, लेकिन बारिश का सिलसिला उस टाइम पे रुका था और जैसे ही गाड़ियों को अलो किया गया
जो पहले तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो स्टैंडर्ड थी उन्हें चलने की इजाजत दी गई थी और उसके बाद फिर से मौसम ने मिजाज बदला और रूट फिर से बंद हो गया। पूरी रात भर तो क्लियरेंस का काम पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन अगर अभी की हम बात करें, अभी मौसम की जहां हम बात करें, क्योंकि मौसम में सुधार देखने को मिला है लेकिन हाईवे के हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं। जहां अगर आज की हम बात करें, क्योंकि एक तरफ बानिहाल के आसपास जब हमने देखा था कि बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गया, वही पंथियाल और मिहाड़ का मकाम भी हमारे पास है जहां पर पत्थर और पसिया गिर रही थी बराबर। लेकिन अभी भी अगर हम देखें मौसम में सुधार तो हुआ है लेकिन हाईवे में सुधार नहीं हुआ और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द रोड को मोटरेबल बनाया जाए और उम्मीद की जा रही कि 10 से 11 बजे के बीच जो भी हाईवे पर पसिया है, पत्थर गिरने का सिलसिला जाता है, उन तमाम को क्लियर करके उसके बाद जो मोटरेबल बनाकर रोड को जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उन्हें चलने की इजाजत होगी। और जहां ट्रैफिक प्लान की हम बात करें, क्योंकि कल रात को ही ट्रैफिक प्लान जारी किया गया, तो ट्रैफिक प्लान के मुताबिक किसी भी नई गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी, उन्हीं गाड़ियों को चलने दिया जाएगा जो हाईवे पर स्टैंडर्ड है। लेकिन सवाल यह है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मौसम खराब होता है और उसके बाद पसिया गिरने का सिलसिला भी हमें हाईवे पर देखने को मिलता है। अगर इस तरह का सिलसिला देखने को नहीं मिला, अगर पसिया नहीं गिरी, कहीं नए से शूटिंग स्टोन शुरू नहीं हुआ, तो उम्मीद है कि 10 से 11 बजे के बीच आज हाईवे को खोलकर जो भी दरमंदा गाड़ियां हैं उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। जी गौर साहब। ठीक है जी। जी जी, अब नदीम एक चीज और भी बताइएगा, चूंकि नाशरी टनल के आसपास रात की इतलात के मुताबिक बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो भी खड़ी हैं और दूसरी तरफ जो है जवाहर टनल से इस तरफ या जो नवयुग टनल है वहां से आने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, चूंकि मौसम भी लगातार खराब है। प्रिडिक्शन ये है कि दोपहर थोड़ा लेट ही मौसम साफ हो सकता है, तो तवक्को ये की जाए कि मौसम साफ होने के साथ हाईवे ओपन होगा या फिलहाल शायद आज दिन के लिए मजीद इंतजार करना होगा, चूंकि अभी लेटेस्ट अपडेट का भी इंतजार ट्रैफिक हुकाम की तरफ से भी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि गाड़ियां अगर हम देखें, चाहे वो नवयुग टनल हो हमारे पास या फिर चन्नई नासिर टनल हो, दोनों के पास में गाड़ियां तो खड़ी है। मौसम में सुधार देखने को मिला है, लेकिन आज की डेट की जहां हम बात करें, क्योंकि अगर रोड मोटरेबल होती भी है, जिस तरह से हमने कल देखा कि जब रोड मोटरेबल हुई तो स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ही चलने की इजाजत दी गई और दोबारा से जब रोड बंद हुई तो वो गाड़ियां फिर से हाईवे पर ही दूसरी जगहों पे थोड़ा आगे बढ़ने के बाद लेकिन फिर से फंस गई है। तो अगर आज रोड मोटरेबल होती भी है, ये कहा जा रहा है कि 1-2 घंटे में रोड को क्लियर किया जाएगा और जैसे रोड मोटरेबल बनेगी तो आज नए फ्रेश ट्रैफिक को अलो नहीं किया जाएगा, शायद मुश्किल होगा। हम आप नदीम हमारे साथ रहिएगा, अजय शान भी हमारे साथ हैं, क्योंकि चिनाब वादी का जिक्र भी जरूरी है। इंतजामिया की तरफ से कल जब वार्निंग जारी की गई तो उस वार्निंग वाले 10 डिस्ट्रिक्ट्स में किश्तवाड़ का नाम भी था। क्या ताजा तरीन सूरत हाल है किश्तवाड़ जिले की, अजय? देखिए आसिफ, जो एवलांच की वार्निंग दी गई थी उसको लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहीं ना कहीं मैसेज फ्लैश कराए थे कि लोग बिना किसी काम के खराब मौसम के चलते घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि जो मड़वा, वाड़वन, दक्षिण कुछ ऐसे इलाके हैं जो पहले से ही ग्लेशियर प्रोन रहे हैं। और जैसे कल हमने देखा था कि कल सुबह पिंजराड़ी इलाके में भी एवलांच आया था, हालांकि उसमें नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन एहतियात बरतने की अपील बार बार की जा रही है। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कल रात को किश्तवाड़ टाउन में भी बर्फबारी हुई है, हालांकि हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी जो है किश्तवाड़ टाउन में भी देखी गई है। जो एक राहत की खबर इसलिए है किश्तवाड़ के लिए, क्योंकि किश्तवाड़ में जितने भी बिजली, माफ कीजिएगा, पानी की सप्लाई लाइन्स हैं, जो भी स्कीम्स है, वो कहीं ना कहीं ग्लेशियर पर है और नेचुरल रिसोर्सेज पर है। और अगर बर्फ नहीं गिरती तो ये सारे ड्राई हो सकते थे और पानी की क्राइसिस हो सकती थी, तो जिस वजह से जो लोग हैं, आज हमने जैसे सोशल मीडिया पर देखा कि लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से राहत लोगों को मिली है। हालांकि सर्दी है, जो प्रशासन से हमारी बात हुई है कि जहां पर बर्फ गिरी है उसके लिए जो मैकेनिकल डिवीजन है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और जो छोटे रास्ते हैं, लिंक रोड्स है, उनको क्लियर किया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे की बात है वो अभी तक हमारे पास जो खबरें हैं स्मूथली चल रही है। हालांकि जो प्रिकॉशंस लेने की बात है, बार बार चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से ये लोगों को कहा जा रहा है कि प्रिकॉशन लेकर ही आगे बढ़े और अगर जरूरी काम है तभी वो सफर करें। जी आसिफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। कल आप जब आप रिपोर्ट कर रहे थे, कल दिन में तो आपने कहा था कि एक बर्फानी पहाड़ जो है जी वो अपनी जगह से खिसक गया है, एवलांच जैसी सूरत हाल बनी हुई थी। वो क्या आज के दिन में क्या कुछ अपडेट है उसका? क्या वो बस्ती की ओर आया है, कहीं पर और चला गया है, क्या कुछ इसका लेटेस्ट अपडेट है? जी गौर, देखिए जो पिंजराड़ी में एक लोकल नाला में ये बार बार एवलांच आ रहा है। करीब 3 साल पहले भी ये एवलांच आया था। बताया जा रहा है कि ऊपर टॉप पर कोई 3 नाले हैं जहां से बर्फ आके नीचे चिनाब की जो ट्रिब्यूटरी मरुसूदर है वहां तक जाती है। हालांकि जैसे ही ये स्टेबल हो गया था, कल ही इसको क्लियर करके रास्ता जो दक्षिण का था वहां मोटरेबल बना दिया गया है।
लेकिन जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी वहां तक ये जरूर पहुंचा है, लेकिन कोई ब्लॉकेट नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। जो अथॉरिटी से हमारी बात हुई, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर जो ग्लेशियर जो इतनी बर्फ है अगर ये मधुसूदन को ब्लॉक करती है, आगे फ्लड की सिचुएशन खड़ी हो सकती है। लेकिन फिलहाल वैसी कोई नौबत नहीं है, खाली जो बर्फ खिसी है, पहाड़ नहीं खिसका है, तो बर्फ के तोदे ही जो नीचे आए हैं फिसलकर, वही सिचुएशन थी। लेकिन आज वैसी कोई रिपोर्ट कहीं से नहीं है। बहुत शुक्रिया जी अजय हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जब शमीम के पास चलेंगे नॉर्थ कश्मीर, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर की जब मैं बात करता हूं तो मेरे पास जो अदाद शुमार आ रहे हैं वो ये है कि सबसे बड़ी बर्फबारी जो वहीं पर हुई है करना में 4 फीट से ज़्यादा है। उसके साथ साथ दावर गुरेज में 2 फीट से ज़्यादा पड़ी है। राजदान टॉप पर भी 2.5 फीट से आसपास या 6 फीट के आसपास पर भी जो है वो वहाँ से बर्फ पड़ने की खबर आ रही है। करना, केरन और गुरेज से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो आ रही है। तो शमीम, क्या कुछ अपडेट है जी इंटायर नॉर्थ की जब मैं बात करता हूं और इन इलाकों की बात करता हूं जहां पर हमेशा हम देखते हैं कि बर्फबारी पड़ने के बाद वो रेस्ट ऑफ द कश्मीर से कटे जाते हैं और बल्कि दुनिया से ही कटे रहते हैं फिर जो 2-3 महीने। आज की क्या कुछ सिचुएशन है और बीकन अमला किस तरीके से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है वहां पर? जिला कपवारा की बात करेंगे, ये एक फार फ्लंग एरिया है, फ्लंग डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करेंगे टंगडार, बचल, केरन की, फिलहाल कल से जो है रोड फिलहाल गाड़ी के आवाजाही के लिए बंद किया गया है। वहां पे अगर बचल टंगडार की बात करेंगे, केरन की बात करेंगे, जड़गली की बात करेंगे या नावगांव की बात करेंगे, अपर राजवार की बात करेंगे, तकरीबन 4 फुट जो बर्फ वहां पे रिकॉर्ड किया गया। अगर मैदान इलाके की बात करेंगे तो मैदान इलाकों में सिर्फ 1 फुट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कल से ही बिजली यहाँ पे गायब है। जाहिर सी बात है, अगर पहले ही मौके में एडवाइजरी दी गई है, उसके बावजूद भी कहीं डिपार्टमेंट मुतहरिक नहीं हुई है। कल भी जब मैंने डिप्टी कमिश्नर कपवारा से बात की है, उन्हें साफ तौर पर कहा कि जो भी मुलाजिम अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और गवाह जी, मैं आपको ये भी बात जरूर वजह यहाँ पे करना चाहूंगा, जब डिप्टी कमिश्नर का गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए उसे ये साफ तौर कहा कि जो फार फ्लंग एरिया चाहे मच्छल, टंगडार, केरन, वहां पे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। वहां पे भी एवरलॉन्च का खतरा लहक रहता है। जी अच्छा, दूर दराज इलाकों से बिजली के मुतासिर होने की भी इतलात है। राब्ता सड़कों पर बहाली का काम साथ साथ चल रहा है, इस तरह की हमारे पास डिटेल्स हैं। मुतलका डिपार्टमेंट की तरफ से कहां तक काम पहुंचाया गया, क्योंकि 8 से 9 इलाके जहां पर बिजली सप्लाई मुतासिर हुई है नॉर्थ कश्मीर से, जो आपके जिले से इतलात है शमीम। जी आज मैं कल से बताऊंगा। कल तकरीबन 11 बजे से ही बिजली कपवारा में गायब है। तो यहाँ पे मैन इशू यही रहता है, जब कपवारा हमें सोपोर से जो हमें बिजली आती है कपवारा के लिए, जब सोपोर में फॉल्ट आता है तो पूरे कपवारा कट ऑफ होता है। कि अब अल्टरनेटिव जो है वो उनको करना चाहिए बारामूला, दिलनास से, तो उससे हमें कपवारा को फायदा मिल सकता है। और एक बात मैं और वाज़ह करना चाहता हूँ आसिफ, कि यहाँ पे जब यहाँ पे स्नो कटर इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पे वो जेसीबी इस्तेमाल करते हैं। अगर एक साल में 5 करोड़ रुपए को मिनिमाइज करते हैं तो एक ही साल में वो तबाह भी हो जाते हैं। कि कल भी डिप्टी कमिश्नर से मैंने बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से साथ साथ अपडेट भी किया जा रहा है ट्विटर के जरिए, और मुख्तलिफ इलाकों की तस्वीर भी शेयर की जा रही है कि बहाली का काम भी साथ चल रहा है। जहां जहां से शिकायतें हैं विद इन 12 से 24 घंटे जो है परेशानियां खत्म करने की कोशिश है। अब जरा हम बडगाम भी चलते हैं। ट्रेन सर्विसेज चल रही हैं या नहीं, इसका अपडेट भी अशरफ बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल सेंट्रल कश्मीर के इलाकों में मौसम कैसा है, अशरफ अपडेट कीजिएगा। और साथ ही साथ ट्रेन सर्विसेज के हवाले से देखने वाले पूछ रहे हैं, तो क्या आज सुबह की अपडेट्स हैं, ट्रेन सर्विसेज सस्पेंड हैं या चल रही हैं, और मौसम के प्रेडिक्शन के मुताबिक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है आपके एरियाज के अंदर? देखिए, जहाँ तक हम बडगाम की बात कर रहे हैं तो बडगाम का ज़्यादातर एरिया जो है वो रूरल ही पड़ता है। और कल जब से हमने दोपहर के बाद लगातार जब बर्फबारी हुई तो वहीं पर हमने देखा एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है ग्राउंड पे ही थी और काफी ज्यादा उन्होंने कोशिश की जो रोड्स है, कनेक्टिविटी है, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा रखे। हमने देखा कल 1:30 बजे रात तक भी हमारी बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन से, कहीं जो स्नो क्लियरेंस की बात हो रही थी, हर एक जगह पे जो है मशीनें लगी हुई थी। हाँ, जाहिर सी बात है जो बडगाम के ऊपरी इलाके हैं जैसे तोसु मैदान है, दूध पथरी है, यूसुमर्ग है या जो आर्यजाल है, इन सब इलाकों में कल रात को ही जो है रोड्स को जो है ओपन किया गया। वहीं पर हमने देखा कई प्रेगनेंट लेडीज को भी जो है रेस्क्यू किया गया और उनको जो है
हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर वो सुरक्षित है। वहीं पर जब आज ट्रेन की बात करें, कल आपको याद होगा कि पहली बार कश्मीर में जब ट्रेन को हादसा पेश आया, जो पटरी से नीचे उतर के 1:30 बजे रात तक वो काम करते रहे, बुलाकर आज सुबह जो है नॉर्मल तरीके से उन्होंने रेल सर्विस को जो है बहाल किया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अगर मौसम खुशगवार रहा तो ट्रेन जो है बानिहाल तक जाएगी, मगर फिलहाल उन्होंने अगर हम बडगाम से जो है सडूरा तक ही जो है ट्रेन सर्विस चलेगी। यहाँ इन्होंने कहा कि बडगाम से बारामूला भी ट्रेन चलेगी। तो जाहिर सी बात है कल रात भर जो है उन्होंने काम किया और ट्रेन सर्विस को बहाल किया। वहीं हम बडगाम की जब मौसम की बात करते हैं, इस वक्त जो मौसम है काफी खुश लग रहा है और ऊपरी इलाकों में इस वक्त भी जो है हल्की फुल्की जो है बर्फबारी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बडगाम से तफसीलात फराहम करने के लिए मोहम्मद अशरफ डार। अब जरा साउथ कश्मीर भी चलते हैं, क्योंकि नॉर्थ के बाद साउथ के मुतअद्दिद इलाकों से सबसे ज्यादा बर्फ पड़ने की इतलात थी। पीर मुजफ्फर हमारे साथ हैं। मुजफ्फर, अपडेट करें दूर दराज इलाकों में। और अब खबर यह भी है कि जवाहर टनल से लेकर आपके इलाकों तक जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर भी काफी बर्फ पड़ी है। तो क्या अभी सिचुएशन सुबह सुबह? जी आसिफ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, देर रात यहाँ पे अगरचे फिर बर्फबारी देखने को मिली, लेकिन ताहम सुबह सवेरे बर्फबारी थम गई है। लेकिन अगर हम वही ऊपर वाले इलाकों की बात करें जिसमें शांगस हो, छितरगुल हो, चाकलीपोरा हो, थिमरन हो, पांचलथन हो, या कुकरना के ऊपर वाले इलाके हैं, लारनो हो, मती गावरन, डक्सुम, जिसो, वहां पे आज देर रात भी बर्फबारी हुई। इसी तरह डोरू के इलाके से भी खबरें आ रही हैं, वेरीनाग से भी, पहलगाम से भी। लेकिन कुल मिलाकर अगर इस वक्त मौसम की बात करिए तो मौसम इस वक्त बिल्कुल ठंड लग रहा है। जो सर्दी है उसमें फिर यहाँ पे शिद्दत देखने को मिल रही है। वही मैं आपको बता दूं, आज सुबह सवेरे लगभग 1:30 बजे एसडीएम कुकरनाग और तहसीलदार कुकरनाग पुलिस उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने एक शख्स जो कि अमराज कल्ब में मुब्तला था, उसकी हालत मुतगैर हो गई थी, तो उनको रेस्क्यू किया मलंगपुरा हालपुरा कुकरनाग से। और आपने तस्वीर में खुद दिखाया भी कि वो कितनी कठिन रास्ते से उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। कुल मिलाकर अगर हम रास्तों की बात करें, चाहे बड़े हाई शहर है या छोटे लिंक रोड्स है, चाहे वो R&B हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी हो, और जहां जहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम रखे थे 24/7, तो ताहम अभी तक किसी भी जगह से कोई ना खुशगवार वाकई कोई इतला नहीं मिला है। कुल मिलाकर वही अगर ऊपर वाले इलाकों की बात करिए, खासकर आपको पता है बारी बर्फबारी हो, वहां उसके कारण बिजली में कुछ खलल वहां पे देखने को मिली है, क्योंकि कई लोगों ने हमारे साथ फोन पे बात की कि यहाँ पे जो बिजली के खंभे हैं वो उखड़ गए हैं। तो जो बर्फबारी मैं बिल्कुल बता दूं, जो चिले कलान 40 का बादशाह था, अगर इसका आधा हिस्सा बीत चुका था, लेकिन लोग इस इंतजार में थे कि बर्फबारी हो सके। बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ पीर मुजफ्फर ज्वाइन करने के लिए श्रीनगर एयरपोर्ट से। हम आपको जरा अपडेट जल्दी से कर दे जी। 8:20 और 8:25 दोनों फ्लाइटों को फिलहाल डिले कर दिया गया है। 9:05 पर जिस फ्लाइट ने आना था वो भी रिशेड्यूल है, 9:15 पे जिसको आना था वो भी रिशेड्यूल है, और 10:25 और 10:35 तक सारी शेड्यूल जो है वो डिले चल रही है। और 11:10 पर और 11:45 वाली फ्लाइटों को माना जा रहा है कि वो एक्सपेक्टेड टाइम पर आएंगी। यानी सुबह सुबह आपका जो निज़ाम है, हवाई सफर है, वो बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इसी तरीके से जम्मू एयरपोर्ट से भी इतला यही है कि सुबह 8:45 से लेकर 11:20 तक जितनी भी फ्लाइटें आनी थी, तकरीबन 4-5 फ्लाइटों ने आना था, वो सब की सब डिले चल रही है। शेड्यूल फ्लाइट आपकी लेह की है 11:30 पर जो चलेगी, 11:45 वाली जो श्रीनगर से आनी है वो भी एक्सपेक्टेड है लेकिन डिले है। और फिर उसके बाद 11:20 के बाद माना जा रहा है कि मतलब बेहतर हो सकता है और वो सारी चीज़ें जो है वो शेड्यूल में चल सकती हैं। तो फिलहाल श्रीनगर और जम्मू एयरपोर्ट के बाद नेशनल हाईवे का भी सूरत हाल आपके सामने रख दिया कि फिलहाल कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। ये इस कंपनी को गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला मुआवजा देने में, परसों नहीं मरे 2 एवलांच। चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे और याद दिलाते हैं आपको कि गुज़श्ता दिनों गांधरबल के इलाके में स्नो एवलांच आया था और उस स्नो एवलांच के दौरान 2 मजदूरों की जानें चली गई थी। और अब बाज़ाब्ता तौर पर मज़कूरा कंपनी की तरफ से, जो नील कंपनी है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दोनों फैमिलीज़ के जो
मुस्तहिकीन हैं, जो उनके पसमानदागान हैं लेबरर्स के, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जी कंपनसेशन दिया जाएगा। और उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि इस कंपनसेशन को जल्दी से फराहम किया जाए ताकि वो उन्हें दे सके। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा अब मौसम के मिजाज के बाद इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफराद की करते हैं और इंतज़ामिया की करते हैं, क्योंकि इंतज़ामिया की बात रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जिस प्रोजेक्ट को लेकर मरहूम वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के टेन्योर में खाका खींचा गया, उसके बाद वज़ीर आज़म बदलते रहे, प्रायोरिटियां आती रही, लेकिन वो ख्वाब शर्मंदा ताबीर 2023 तक भी नहीं हुआ है। और जिस तरीके की खबर आ रही है उसमें ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि शायद मज़ीद डिले भी इसमें हो सकता है। बात रेलवे की करते हैं, यानी दिल्ली से रेल चले और वो श्रीनगर तक आए, ये ख्वाब खींचा गया था बहुत पहले और इसकी संग बुनियाद भी रखी गई थी। अगर 70 से 80% या 90% तक काम भी हुआ है, ताहम खबर यह है कि इरकॉन हो, एफकॉन हो, कोंकण रेलवेज हो, इन सब ने इंतजामिया के सामने अपनी बेबसी का इजहार किया है और इंतजामिया से यह गुहार लगाई है कि जो कोऑर्डिनेशन, जो तालमेल दो सबके बीच में होना चाहिए, यानी इंतजामी अफराद, इंतजामी कुव्वत चलाने वाले लोगों के बीच में और कंपनियों के बीच में जो रेल का काम कर रहे हैं, इनके बीच में जो तालमेल होना चाहिए था, जिस निज़ाम को बेहतर करना चाहिए था, वो बेहतर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से गोनागो मुश्किलात से इरकॉन, एफकॉन, कोंकण रेलवे को गुजरना पड़ रहा है। कटरा बानिहाल सेक्शन, जिसे आप USBRL सेक्शन भी कहते हैं, ये इस वक्त नॉर्दर्न रेलवे के हाथ में है और नॉर्दर्न रेलवे का भी ये मानना है कि बेहतर अंदाज में कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से कई मुश्किलात से नबर्दा आजमा होना पड़ रहा है जी इन सभी को। और ये सारे मामले सूबाई कमिश्नर जम्मू की नोटिस में रखे गए, जिसके बाद खबर यह है कि सूबाई कमिश्नर ने रेलवे हुक्काम की बात को सुनने के बाद अपने मातहत अमले को, यानी डिप्टी कमिश्नर्स को, कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स को, जिनमें रामबन भी है, रियासी भी है और दीगर इदारा जात है, उन सबको हुक्मनामा जारी किया है कि इन सभी इश्यूज को जो रेलवेज की तरफ से सामने रखे गए और ये कंसर्न हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को एड्रेस करने से नहीं हो पाए, इनको एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए। साथ ही ये भी कहा गया कि स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मामला हो या फिर दीगर मामलात हो, जहां पर अभी भी लैतलैल से काम लिया जा रहा है, उस पर शिद्दत के साथ काम किया जाए ताकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो बहुत पहले देखा गया था वो साल 2023 या 24 के आते आते मुकम्मल हो सके। खबरें हम लगातार देख रहे थे, लेकिन अब जब फरियाद और गुहार खुद रेलवे की अथॉरिटीज उठाएं और इंतजामिया के सामने जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि तालमेल का कितना फुकदान जम्मू कश्मीर के अंदर है। मजीद क्या कुछ कहा गया, सीधे श्रीनगर चलेंगे। हमारे साथ फैसल इकबाल ज्वाइन किए हुए हैं। फैसल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फैसल रियाज, ये बताइएगा, इरकॉन, एफकॉन, कोंकण रेलवेज की तरफ से मुश्तरका तौर पर सूबाई कमिश्नर के सामने हाजिरी हुई और उन्होंने कहा कि जनाब आप हमें कह रहे हैं कि डेडलाइन को पूरा करें, लेकिन डेडलाइन पूरा करने से पहले आपका मातहत अमला जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा है। शिकायतों के पिटारे में क्या क्या था और अजाले के लिए सूबाई कमिश्नर साहब ने क्या हुक्मनामा जारी किया है? काफी ज्यादा जो एजेंसीज है वो काम कर रही है, लेकिन जो डिस्टर्बेंसेस है या जो हैम्परिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो एफकॉन एक एजेंसी है जो कि टनल्स बनाती है, तो उनका कहना है कि हमारा जो काम चल रहा है वो एक सेशन में चल रहा है जहाँ पे हम टनल 49B बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो हमने एक सेपरेट लाइन ली थी जम्मू कश्मीर स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। तो लेकिन बदकिस्मती की वजह से कि जैसे हमने वो ट्रांसमिशन लाइन अपने काम के लिए लाया, तो जो लोकल एरिया है वहाँ पे उन्होंने इलीगली वहाँ से कनेक्शन लेने स्टार्ट किए। और उसके साथ साथ जो हमें वाटर सप्लाई भी उसके लिए दरकार चाहिए, उसके लिए भी हमने पहले ही पैसे डिपॉजिट किए थे, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया। तो खासकर जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टनल खोदने के लिए। जिसके साथ हमने एक अपना DG सेट भी लाया था जो कि हम खुद ऑपरेट करें, लेकिन उससे भी आम लोग जो है इलीगली कनेक्शन ले रहे हैं, जिसके बाद हमारे काम में जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके साथ वहाँ पे एक नाला है, महूमंगर नाला, जिसपे रेस्टोरेशन का काम चला था, उसका तहफ्फुज का काम चला था। तो उसके बाद 8 जनवरी से वहाँ पे काम रुका हुआ है, क्योंकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा है कि आप जिस जमीन पे काम करेंगे आपका जमीन नहीं है। हालांकि
इनका रेलवे डिपार्टमेंट का कहना है कि ऑलरेडी हमारी ही जमीन है, तो उसके बावजूद हमें कहा जा रहा है ये आपकी जमीन है, तो उस पर भी इस वक्त जो है काम रुका हुआ है। इसके साथ साथ टनल के लिए आपको पता है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है वैसे ही पानी की जरूरत हर मिनट से पड़ती है। तो 2018 में डिप्टी कमिश्नर रामबन को 3,80,90,000 रुपए दिए गए थे कि ताकि आप हमें वाटर सप्लाई स्कीम करें, तो अभी तक उसकी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं दी गई, और जो वाटर सप्लाई पहुंचाने का जो काम है उसमें भी काफी ज्यादा जो है तो काफी ज्यादा पेज जो काम है। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन जो कटरा से रियासी जा रही है उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन है, उसको जो है ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है बना रहा है, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा जो है डिले हो रहा है, क्योंकि जो अफकॉन से इनका अपना एक बैचिंग प्लांट बन रहा है वहां पे, तो आम लोगों की डिस्टर्बेंस की वजह से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो उसकी जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दी, जिसे वो भी मसला जो है पूरी तरीके से वहां पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ जो एक और एजेंसी है इरकॉन, उनकी तरफ से भी शिकायत की गई है कि हमें जो नजराना रोड है वो बहुत ही ज्यादा खराब है, और हमने कई बार खुद अपने पैसों से उसमें रिपेयरमेंट की, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक उसके हवाले से कोई नहीं किया। उसके साथ साथ कुछ स्टेशन पे सिक्योरिटी का मसला है, जो पहले 25 आदमी स्टेशन पे, तो अभी वहां पे सिर्फ 12 आदमी रखे गए। तो इसके हवाले से भी डीओकॉम साहब को, जो रमेश कुमार है जम्मू के, उनको पूरी तरीके से आगाह किया गया। ताहम इसका जो स्ट्रॉन्ग नोट्स लिया है डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को, खासकर डीसी रामबन और डीसी रियासी को डायरेक्शन दिया है कि जो कुछ भी इनके ग्रीवेंस है इनको आप जल्द से जल्द हल कर दीजिए। हम नहीं चाहते कि जो प्रोजेक्ट है इसमें किसी तरह की कोई डिले हो या इसमें किसी तरह का कोई असर पड़े। तो उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी इशू है उसका भी एश्योर किया गया है कि इस वक्त थोड़ी बहुत सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है जम्मू रीजन में। जैसे ही ये मसला हल होगा उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है और जेपीडीसीएल, उनको कहा गया है कि जो कुछ भी इलीगल कनेक्शन के हवाले से बातें सामने आ रही है इनको हल कीजिए। उसके साथ जो पानी का मसला आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात सीधी सी है जी, मोटी मोटी बात ये है कि रेलवे हुकाम ने फरियाद दी है, लगाई है जी सूबाई कमिश्नर के सामने जम्मू के अंदर, और जो बातें फैसल बता रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया है उस पर कहीं ना कहीं हामी भर ली है। सूबाई कमिश्नर ने कहा है कि ये इंतहाई हसास मामले हैं और इन पर उनके मातहत अमले, चाहे वो डीएम साहब हो या दीगर इदारे हों, वो काम ज़रूर करेंगे। लेटेस्ट होप सो ये काम जो है वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़े। ये तो थी बात जनाब इरकॉन, इफकॉन और रेलवे के हवाले से, और हमारे उस ख्वाब को कितना वक्त और लग सकता है शर्मंद ताबीर होने में, आप इस बात से अंदाजा लगा चुके हैं कि अभी तालमेल में बहुत ज्यादा फर्क है और तालमेल अभी पूरी तरह से बैठा नहीं है। अब जरा बात करते हैं जी एक और बड़ी खबर की, और बात आपके सामने रखते हैं सरकार के एक और बड़े फैसले की। आपको याद है कि नॉर्थ कश्मीर या एंटायर जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो चिकन पोल्ट्री वाला निज़ाम, यानी पोल्ट्री सेक्टर को बेहतर, मजबूत और फाल बनाने के लिए कई बार इकदाम उठाए गए हैं। लेकिन अब की बार ये माना जा रहा है कि सरकार ने एक बड़े विजन और बड़े मंसूबे को हाथ में लिया है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है एपीडी ने एक बड़ा मंसूबा हाथ में लेते हुए आने वाले 5 सालों के दौरान 248.2 करोड़ रुपया इस सेक्टर पर सर्व करने के लिए हामी भर ली है। और इससे क्या होगा जी, सरकार का जो प्लान है उनका मानना है कि एक कि माल जो है, यानी ये सारा पोल्ट्री का निजाम जो है ये हमारा अपना होगा, साथ साथ इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और जो अभी तक बाहर से माल आ रहा था अब यहां से भी पड़ोसी रियासतों के लिए माल जा सकता है। एक हिकमत अमली को तरतीब देने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर 420 एंटरप्रेन्योर्स को अकोमोडेट करने की बात हो रही है, और 4250 लोगों के रोजगार को फराहम करने की बात हो रही है आने वाले 5 सालों के दौरान इस छोटे से सेक्टर के अंदर जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये सेक्टर है बड़ा कितना, सरकार ने इस पर अब तवज्जो क्यों दी? साबिका हुकूमतों ने भी बजट्स में बड़ी बातें कही थी, उसमें लैतुलैल क्यों हुआ? और आज जो सरकार ने मंसूबा बनाया है ये कितना बेहतर है, और क्या ये रिफ्लेक्शन है उस बजट के हिस्से की जो निर्मला सीतारमन साहिबा करने जा रही है? एक बड़ा सवाल है। इसी सवाल को जानने की कोशिश करेंगे। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हिलाल हमारे साथ है। हिलाल, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा। लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स खड़े हो, और फिर ये जो हमारा सेक्टर है, पोल्ट्री वाला सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है, बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग इसका कारोबार भी करते हैं, बाहर से भी चीज़ें मंगवाते हैं। अब जो सरकार का खाका है, इस खाके में क्या क्या है,
किस तरीके का रंग है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है क्या हमें 5 साल का इंतजार करना होगा, और क्या ये अक्कासी है उस बजट की जो साल 2023-24 के हवाले से पेश होना है? देखिए, पहले तो कश्मीर वादी जम्मू के मुकाबले में जब हम देखते हैं या पूरे मुल्क के मुकाबले में देखते हैं तो कश्मीर के अंदर जो मीट है इसका कंजप्शन बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली जो व्हाइट मीट है। दूसरा, जो रेट्स जम्मू कश्मीर के अंदर मीट के अंदर बढ़ रहे हैं, रेड मीट के अंदर बढ़ रहे हैं, उसके मुकाबले में चिकन का कंजप्शन होना, और उसके बाद जो आबादी यहां पर रह रही है वो अपने बजट पर भी ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते हैं, और इस तरह से व्हाइट मीट का कंजप्शन वादी कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादातर देखते हैं कि यहां पर जो ब्रॉयलर्स हैं वो ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। हमारा यहां प्रोडक्शन बहुत कम है। प्रोडक्शन कम क्यों है, उसके कई सारे वजूहात है। क्योंकि जब बाहर से यही ब्रॉयलर माल आता है तो उसके बाद अगर मौसम ठीक रहता है तो फिर यहाँ के जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रेट टू रेट मिलता है, बाहर से भी उसी रेट में मिलता है और यहाँ भी यहाँ का प्रोडक्शन भी उसी रेट के आसपास तैयार हो जाता है। अब जम्मू कश्मीर सरकार का यह फोकस है कि वो यहाँ की लोकल जो पोल्ट्री है उसको बूस्ट करे, और बूस्ट करने के लिए क्या कुछ करना होगा उन सारी मदों को, उन सारी चीजों पर सरकार की इस पॉलिसी के अंदर नजर है। 3 सेक्टर जो है वो पोल्ट्री के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। एक, ब्रॉयलर चिकन। नंबर 2, उनकी फीडिंग, जो आप फीड उनको देते हैं, कश्मीर के अंदर इसकी यूनिट्स बहुत कम है या ना होने के बराबर है। नंबर 3, जो अंडे हम देख रहे हैं, यहां पर अंडों का भी बहुत ज्यादा कंजप्शन है, तो इस वजह से उस प्रोडक्शन को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने इस पॉलिसी में गुंजाइश रखी है, और इस जो 248 करोड़ रुपए की जो बजट आपने बताया है इसमें इन सारी चीजों को नजर में रखा गया है। तो इस तरह से सरकार ने नेक्स्ट 5 साल का जो मंसूबा पोल्ट्री पर मरकूज किया है वो बहुत अहमियत का हामिल है, और अगर यहां फीड तैयार हो जाती है और उसके बाद जम्मू कश्मीर स्टेट सेल्फ रिलायंस बनती है और उससे यूपी, बिहार और उसके साथ साथ हरियाणा पर मुनहसर नहीं रखा जाता है, तो उससे क्या हो जाएगा कि ब्रॉयलर की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और यहाँ के लोकल ब्रॉयलर की डिमांड भी बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो उससे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप जो है खड़ा हो जाएगी, न सिर्फ चिकन ब्रॉयलर में बल्कि अंडों की प्रोडक्शन में भी और फीड की प्रोडक्शन में फिर वास्ट यहाँ पर गुंजाइश है रोजगार की, जो सरकार का असल हदफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये रोजगार फराहम किया जाए। अच्छा, ये जो सरकार का मंसूबा है कि 248.2 करोड़ रुपया हम जी इन्फ्यूज करेंगे, इसमें सरमायाकारी करेंगे ताकि ये सनत जो है वो रिवाइव हो सके, डेट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ के आसपास हर साल इस पर सर्फ होगा। लेकिन थोड़ा सा जब हम पीछे चलते हैं तो मुझे याद है कि जब असेंबलियां हुआ करती थी जम्मू कश्मीर स्टेट की, हसीब द्राबू साहब ने भी लास्ट बजट पेश किया था, तो उसमें भी इस बात का फोकस किया गया था कि जब चूज़े हैं जी जो हम इंपोर्ट करते हैं, छोटे चूज़े, उनको किस तरीके से स्टेट सब्सिडी देगी ताकि लोग अपने ला सकें। फिर उससे पहले मुझे याद है कि अब्दुर्रहीम रातर साहब ने बजट एक पेश की थी, तो उसमें भी इस सेक्टर पर खुसूसी तवज्जो दी गई थी और इसके साथ साथ जो शीप ब्रीड है उसको बढ़ाने की भी बात कही गई थी। लेकिन ग्राउंड जीरो की कहानी यह है कि शायद जितना काम इस पर शिद्दत के साथ होना चाहिए था, क्योंकि कंजप्शन हमारी है, मार्केट हमारा है, और अगर इस पर काम होगा तो बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और स्टेट को भी पैसा इसमें मिलेगा टैक्स के जरिए से, उस पर उतनी शिद्दत नहीं दिख रही है न माजी में और ना ही आज उतनी शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम में कोई मजीद बात कही गई है। बिल्कुल गौहर, इससे पहले जो सरकार यहाँ पर थी इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी भी प्रायोरिटी यहाँ पर ब्रॉयलर चिकन को तैयार करने या पोल्ट्री फार्मर्स को तैयार करने के लिए था। लेकिन इस वाली पॉलिसी में एक चीज मुझे मुनफरिद लगी, वो ये है कि इस चिकन ब्रॉयलर की प्रोडक्शन के साथ जो एलाइड सेक्टर्स हैं जिसमें फीडिंग है और एग हैचरीज है वो बड़ा अहम है, जो इसके साथ इस बारी नई क्रिएट की गई है। जो डिपेंडेंसी है वो टोटल लोकल रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर जो फीड आपने तैयार करनी है उसके लिए जो मक्की चाहिए उसकी प्रोडक्शन के लिए भी उसकी पैदावार लोकली इसको तैयार किया जाए, उस पर भी सरकार का इस वक्त फोकस है। अगर ये सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती है, ये सारी चीजें वक्त पर हो जाती है, तो मुझे लगता है कि इस बार यहां इस पोल्ट्री सिस्टम को, इस पोल्ट्री पैदावार को बूस्ट करने में कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शर्त यह है कि
जिस नवीयत से और जिस अंदाज से सरकार ने इस पॉलिसी को मुरतब किया है, ठीक उसी तरह से इसको इंप्लीमेंट भी किया जाए, क्योंकि इसमें जो डिपेंडेंसी है वो टोटल लोकल रखी गई है। इसमें बाहर पर हमें मुनासिर नहीं रहना है, या हमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मुनासिर नहीं रहना है। यहां आपने टोटली लोकली सब कुछ प्रोडक्शन होगा, यानी जो एक ब्रॉयलर को खाना है उसके खाने से लेकर अंडे तक जो सारा प्रोसेस वो होगा जम्मू कश्मीर के वो अंदर सारा चीजें लोकली डिपेंड होगा, हो, इसके और लिए इस एक वजह से मंसूबा ये जिस एक के लिए तैयारी हुई है। और बहुत बहुत शुक्रिया अलग हिलाल पॉलिसी। तफसीलात फराहम करने के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए। यानी इस मंसूबे के 2-3 मकासद हैं। एक इंतजाम मानती है कमोबेश 4000 के आसपास मुलाजमतें पैदा करनी है, एक ये मंसूबे का मकसद। दूसरा, मजमूई पैदावार 1982 करोड़ रुपए तक जो सालाना पहुंचेंगी, 50 करोड़ के आसपास खर्च होगा। और जो ADP है यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो हम इस वक्त डिपेंड हैं बाहर से, जो पोल्ट्री, अंडे, चिक्स, बाकी सारी चीजें आती हैं, वो जम्मू कश्मीर के अंदर मकामी सतह पर इसकी पैदावार में इजाफा हो, बेहतर हो और मजमूई पैदावार पिछले सालों के मुकाबले बढ़े, उस पर मजीद पैसा खर्च किया जाएगा सरकार की तरफ से। इसके लिए सरकार की तरफ से इस प्रोजेक्ट को अब जो है वो मंजूरी देकर काम शुरू करने की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख की करते हैं, जहां पर सियासी सरगर्मियां तो चल रही थी, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस को एक झटका लगा है, क्योंकि लेह जिले के अंदर कांग्रेस के जो यूथ सदर हैं उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है। इल्जामात काफी संगीन है कि इलेक्शन में जाली जो पैदाइशी सर्टिफिकेट देनी होती है, जब डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने होते हैं, जब आप अप्लाई करते हैं नॉमिनेशन के लिए सारी चीजें, तो वहां एप्लीकेशन जो जब आप दस्तावेजात मुकम्मल करते हैं तो उसमें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो जरूरी होती है। लेकिन उनकी तरफ से जो डेट ऑफ बर्थ दी गई उसमें यह इल्जाम है कि वो जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा करा गए। और जब इसकी तहकीकात हुई, कई लोगों ने इसको आला हुकाम के नोटिस में लाया और बाद में जाकर पुलिस ने इसमें मुकदमा भी अब दर्ज कर लिया है। लेकिन इतलात के मुताबिक और जो तहकीकात हुई, मुख्तलिफ RTIs में यह खुलासा हुआ कि जो टुंडुप नोरबो है, चीता इनका तखल्लुस है, सन्नफ चेरिंग दोरजे, फुलुंग मोहल्ला, फयांग लेह से, और इनकी जो ज्यादातर यानी जो 10वीं का मार्कशीट है इन RTIs से भी पता चला। और कई लोगों ने इस पर खुलासा भी किया कि उनका आधार कार्ड या 10वीं की जो CBSE की मार्कशीट है, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिन पर इनकी असली जो उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 22/11/1995 या नवंबर का महीना 22 तारीख 1995 है। लेकिन जब उन्होंने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में अपने दस्तावेजात जमा करवाए और उसमें यह पता चला कि फाइल नॉमिनेशन के दौरान जो सर्टिफिकेट दी गई उनकी तरफ से, उसमें चूंकि आज के अगर 95 साल को आप देखेंगे तो उस के मुताबिक कुछ और ये उनकी उम्र बनती है। और जब इलेक्शन में उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए वो 24 साल के आसपास उम्र बनती है, जो आज के वक्त में कानून के माहिरीन कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की न सिर्फ की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके मुताबिक भी कार्रवाई की जा सकती है। अब लद्दाख पुलिस की तरफ से इसमें FIR दर्ज की गई है। पुलिस स्टेशन लेह के अंदर कांग्रेस यूथ के जो सदर है, इसके साथ साथ काउंसलर भी है टुंडुप नोरबो चीता, चूंकि एक अवामी नुमाइंदे के तौर पर भी उनकी जिम्मेदारी है, तो उन पर इल्जाम यह है कि उन्होंने जाली पैदाइशी सर्टिफिकेट जमा कराई है इलेक्शंस के दौरान। अब जाकर बीजेपी की तरफ से भी उन पर इल्जामात काफी ज्यादा लगाए जा रहे हैं और रुकने पार्लियामेंट जमयांग सेरिंग नमग्याल की तरफ से इस पर ट्वीट भी किया गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के यूथ सदर लेह के अंदर और जो काउंसलर हैं उनकी तरफ से न सिर्फ अवाम के साथ, वोटर्स के साथ धोखा किया गया बल्कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ जब उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए तो उसमें ये गड़बड़ी करना, उसमें जाली दस्तावेजात जमा कराना भी अपने आप में एक बड़ी खिलाफवर्जी और धोखाधड़ी है। इस तरह के इल्जामात अब हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं। चलिए जनाब, कांग्रेस के बाद जरा बात अब एक और अहम बड़ी खबर की ओर करते हैं, क्योंकि पार्लिमानी अमूर के वजीर की तरफ से कल एक अहम ऐलान किया गया और पार्लिमानी अमूर की वजीर ने कल इस बात का इंकिशाफ किया कि अब बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास होगा, यानी मुल्क के अंदर बजट पेश किया जाएगा और उस सिलसिले में बजट के हवाले से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। बजट इजलास 31 जनवरी को शुरू होगा, रवा महीने की 31 तारीख को बजट इजलास शुरू होगा और निर्मला सीतारमण मोहतरमा वजीर खजाना जो है वो 1 फरवरी को
मुल्क का आम बजट ऐवान के अंदर पेश करने जा रही है। वजीर खजाना 1 फरवरी को अपना बजट पेश करेगी और उसके साथ साथ ये बजट जो है यानी ये 2 मराहिल पर चलेगा, पहला मरहला और दूसरा मरहला। पहला मरहला बजट का जो होगा वो 14 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। 1 फरवरी को बजट पेश होगा, 14 फरवरी को ये पहला बजट का मरहला जो है वो मुकम्मल होगा। दूसरे पड़ाव पर 12 मार्च को ये शुरू हो जाएगा और इसी तरीके से वो आगे फिर चलता रहेगा। याद रखिएगा मुश्तरका इजलास सबसे पहले होगा यानी 31 जनवरी को सदर द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से यानी लोकसभा और राज्यसभा के मुंतखबा मेंबरों से खिताब करेंगे, जिस दौरान उनकी हुकूमत की कारकर्दगी का जायजा और खाका वो सामने रखेंगे। आने वाले लक्ष्य और हदफ के हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे, जिसके बाद ऐवान के अंदर तहरीक शुक्रिया जो है वो पेश की जाएगी और उस पर तमाम मेंबरान की तरफ से अपनी अपनी राय रखी जाएगी और आखिर पर लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म की तरफ से शुक्रिया की तहरीक को समेटा जाएगा, जिस दौरान बजट इजलास भी होगा। और इस बजट इजलास के बीच खबर यह है कि पार्लियामेंट के उसी सेशन के दौरान जो जनवरी 31 को शुरू होगा, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा और इसकी मंजूरी के लिए सबसे पहले दाखिला वजारत वज़ीर आज़म दफ्तर के साथ भी राब्ते में दाखिला वजारत इस वक्त है, क्योंकि दाखिला वजारत बराह रास्त जम्मू कश्मीर के मामलात को देख रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ सेक्रेटरी ने खुद इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है और पिछले कई दिनों से लगातार मीटिंग्स का सिलसिला जारी है और माना जा रहा है कि इस बार भी बजट इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर का अलहदा तौर पर बजट जो है वो सामने रखा जाएगा। ताहम क्या मरकजी बजट के साथ ही ज़िमनी के तौर पर इसको रखा जाएगा या कि कुछ देर या दूसरे पड़ाव पर यानी जब मार्च में दूसरा सेशन इख्तिताम पजीर होगा उस वाले सेशन में इसको दोबारा रखा जाएगा, उस पर थोड़ा सा इंतज़ार हमें करना होगा। फिलहाल बजट के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां हैं, मुल्क के अंदर तैयारियां हैं। खजाना वजारत मुख्तलिफ रियासतों के साथ लगातार राब्ते में है। वजारत खजाना और बजट इजलास के बाद जरा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां पर आए दिन हादसात होते हैं और आज के जब हम बात हादसात की करेंगे तो बात करेंगे बिजली की करंट लगने से अमवात के हवाले से और बिजली की करंट लगने से जख्मी होने वाले अफराद के हवाले से, और इसमें मुलाजमीन भी है और गैर मुलाजमीन भी है। और याद रखिएगा कि जब इस खबर को हम रख रहे हैं तो आपने साल 2022 को भी याद रखना होगा, जब उस वक्त के कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्रीनगर के अंदर जब उनसे यह पूछा गया था कि लगातार हादसात हो रहे हैं, लाइनमैन जो हैं वो मुश्किल तरीन हालात में काम कर रहे हैं, स्पेशली विंटर्स के अंदर इस तरीके के सबसे ज़्यादा हादसात होते हैं, तो उस पर उन्होंने कहा था कि सरकार ने एक मुनज़्ज़म पॉलिसी बनाई है, जिस पॉलिसी के तहत लेटेस्ट गैजेट्स इक्विपमेंट्स अब फील्ड वर्करों को दिया जाएगा और उसके साथ साथ इंश्योरेंस कवर और दीगर चीज़ों के दायरे में भी उसको लाया जाएगा। अगरचे काफ़ी पजीरियाबी उस वक्त सरकार की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल है क्या? ज़मीनी सूरत हाल जो है वो ये बता रही है कि हुकूमती फैसलों का इतलाक बहुत कम देखने को मिल रहा है और पिछले 2 साल के दौरान कम बेश बरकी राव लगने से, बिजली की करंट लगने से 35 लोगों की जानें सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर चली गई है। यानी 10 अजला की डिटेल्स में आपको बता रहा हूं और इन 35 में 18 जो है वो रेगुलर एम्प्लॉइज हैं जी डिपार्टमेंट के, 5 सिविलियन हैं और 9 पीडीएल है या टीडीएल है या कैजुअल लेबर है या डेली रेटेड वर्कर्स है। ये हम आंकड़ा आपको साल 2021 का बता रहे हैं, सूरत हाल क्या कुछ बन रही है जी। और जब आप इसको और खंगाल कर देखते हैं तो सरकार ने कुछ गैजेट्स इक्विपमेंट जरूर लाए हैं जो फोरफ्रंट पर काम करने वाले लोगों को दिए गए हैं, लेकिन जब आप इसको ग्राउंड जीरो पर खंगालते हैं, गांव देहात के लाइनमैन की बात करते हैं, गांव देहात के पीडीएल और दीगर लोगों की बात करते हैं, तो वो आज भी रिवायती लकड़ी की वो बड़ी लाइन उसके साथ साथ एक प्लायर लेकर काम करते हैं, जिसकी वजह से कई बार वो झुलस चुके हैं, अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं या बुरी तरह से मजरूब हुए हैं। मारे जाने वाले लोगों के लिए सरकार का ये मानना है कि 25
इलेक्ट्रिकल इंसिडेंट्स जो हुए, एक्सीडेंट जो हुए हैं साल 2022 में, उनमें 8 लोगों को इंजरियां भी हुई हैं। उनमें 2 रेगुलर एम्प्लॉयज है, 5 पीडीएल, टीडीएल, सीएलओ, डीआर है, 1 सिविलियन है। ये सरकारी तौर पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा गया है। तमाम जो लोग मारे गए, 7 लोग जो डिपार्टमेंट के मारे गए हैं, उनका एक्सग्रेशिया रिलीफ दे दिया गया है, रिकमेंडेशन चली गई हैं और बाकी ईमानदार लोगों के लिए भी इमदाद की कार्रवाइयाँ जो है वो जारी है। बहरहाल इमदाद की कार्रवाइयाँ अपनी जगह, ज़रूरत ये है कि हम मौजूदा निज़ाम को बेहतर बनाएं। लाइनमैन जो अय्याम सर्दी के दौरान या अय्याम गर्मी के दौरान HT-LT लाइन को ठीक करता है, तो उसके हाथ में वो सारे गैजेट्स हो, वो सारे इक्विपमेंट्स हो जो एक सिविलाइज्ड कौम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जान की कीमत है और हमें उम्मीद है कि सरकार इसकी ओर तवज्जो आगे देंगी। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे। सईद रूफ फारूकी हमारे साथ है। सईद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। मौजूदा निज़ाम के अंदर जो सूरत हाल है और अब ज़्यादा ख़तरा बन रहा है क्योंकि बर्फ़बारी का सिलसिला है, लाइनें टूटी रहती हैं, उनका दिन में रात में उनकी वो रिपेयर के लिए 24/7 लोग जो है वो काम करते हैं, लेकिन जो सोशल जिम्मेदारी थी सरकार की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सरकार की थी कि मातहत अमले की ज़िंदगियां बचे, क्या उस पर ज़मीनी सूरत हाल में कोई तब्दीली आपको नज़र आ रही है? क्योंकि मुझे याद है कि साबिका कमिश्नर साहब जो इन दिनों दिल्ली के अंदर है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और बहुत बड़े वादे उन्होंने किए थे कि गैजेट्स और इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, दिए जा रहे हैं ताकि इस तरीके की बरकी रौ से उनकी मौतें ना हो। हाँ बिल्कुल इशफाक, देखिए बर्फबारी की जब हम बात कर रहे हैं, कल भी बर्फबारी हुई है और मैदानी इलाकों से लेकर जो बालाई इलाके हैं अच्छी खासी बर्फबारी हुई, मगर बर्फबारी के बावजूद भी बेशतर इलाकों में पावर सप्लाई देखने को मिली है, पावर सप्लाई कट नहीं हुई है और इसका जो सारा श्रेय है वो जाता है जो मजदूर ग्राउंड पे काम कर रहा है, जो जमीन सूरत हाल को देख रहा है। और हमने देखा कि बर्फबारी में ये लोग जो है तारे ठीक कर रहे थे और इन्होंने लोगों को तकलीफ नहीं होने दी है। ये कल के दिन की बात है, मगर जो आप कह रहे हैं कि बेशतर हादसा हुए हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जहां पे कुछ जो मुलाजिम है जिनकी जानें भी चली गई है, जिनमें कुछ परमानेंट मुलाजिम भी हैं और ज्यादातर जो तादाद है वो कैजुअल लेबर्स की है। अगर हम देखा जाए तो जो परमानेंट मुलाजिम है उनको फिर SRO के तहत कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, मगर जो कैजुअल उसकी जो जानें चली गई है इन हादसों में या काम करते हुए, रिपेयर करते वक्त या कुछ करते वक्त, अभी तक वो बेचारे उनके जो लवाकिन है वो अभी सरकार से दोहार लगा रहे हैं कि उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जॉब किसी को उनको मिल नहीं सकती है। ये भी एक बड़ा मामला। दूसरा कि जो सरकार ने वादे किए थे कि इनकी सेफ्टी के लिए मेजर्स उठाए जाएंगे, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। कि हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने कुछ जिम्मेदारों के साथ भी इस मामले को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि सरकार ने और सरकार के पास ऑलरेडी ये मामला है, सरकार ने भी इस पर बात की है तो कुछ ना कुछ होगा, मगर अभी तक की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सेफ्टी मेजर्स इनको चाहिए वो दिए गए। हालांकि जो प्रेजेंट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कॉर्पोरेशन के, वो बहुत ही काम कर रहे हैं। वो इन मामलात पे ज्यादा ही फोकस किए हुए कि कैसे कैजुअल लेबर का साथ दे, हम कैसे कैजुअल लेबर के जो घर वाले हैं उनको हम जो है साथ दे। ये सारी चीजें उनकी नोट्स में है, पर मामला तो हायर अथॉरिटी के पास होता है, सरकार के पास होता है। अभी तक पिछले साल जो आप कह रहे हैं कि पिछले साल भी सरकार ने कहा था कि इनके लिए सेफ्टी मेजर्स या बाकी चीजें लाई जाएंगी कि इन हालात में वो काम कर सके। जमीनी सतह पे ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार की मौजूदा वक्त में सईद रूफ एक चीज और भी है, क्या कभी इस चीज पर फोकस हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से, कि कीमती जानें ज़ाया होने से बचे? इनमें डेली वेजर सबसे ज़्यादा जिनने अभी तक नुकसान उठाया है आदादो शुमार के मुताबिक, इक्विपमेंट्स या गैजेट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कोई प्रोजेक्ट हो, कोई हिकमत अमली के मुताबिक काम हो? देखिए आसिफ, कागजों तक तो हमने बहुत कुछ देखा है। जो कुछ सरकार ने कहा वो कागजों तक ही महदूद रहा है। सरकार ने पिछले साल, जैसे गवर्नर ने बात की, पिछले साल ने कहा था कि इन लोगों की जानें बचाने के लिए सरकार जो है इकदाम उठाएंगी, तो कुछ गैजेट्स लाए जाएंगे या सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनको दिए जाएंगे जिनसे इनकी जानें बच सकती है। मगर जमीनी सतह की सूरत हाल अभी वैसी की वैसी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आज अगर सरकार को श्रेय जाता है, अगर आज कहीं ना कहीं लोग सरकार की शाबाशी करते हैं कि बर्फबारी में सरकार ने पावर सप्लाई लोगों को दी है, पावर सप्लाई कट नहीं हुई है, तो उसका बड़ा क्रेडिट जो है इन्हीं कैजुअल लेबर्स को जाता है जो मुलाजिम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मगर
इनके लिए सरकार को जो कुछ रोल निभाना चाहिए था वो रोल अभी सरकार नहीं निभा रही है, इनसे काफी दूर है। क्योंकि आज ये काम कर रहे हैं, कल ये एहतजाज पे भी होंगे, आज ये काम कर रहे हैं, आज ये अपनी डिमांड को लेकर भी सरकार के पास जाते हैं, मगर डिमांडें अभी पूरी नहीं हुई है। और जिन लोगों की जानें चली गई है, खासकर कैजुअल लेबर्स की, उनकी फैमिली किन हालात में है ये सरकार को भी पता है, और सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है ये सरकार भी जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो ये बिजली के हवाले से बात थी, लेकिन अब बात ज़रा महकमा सेहत की भी करते हैं और महकमा फूड की जानिब से भी जो कार्रवाइयाँ माजी में करीब में की गई हैं उनके आदाद शुमार भी कुछ हमारे पास हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग्स के हवाले से या जो गैर मयारी अद्वियात का इस्तेमाल करने की मुख्तलिफ इलाकों से बात आती रही सामने, उस पर कार्रवाई जम्मू कश्मीर के अंदर की गई है और अब तक यूटी के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से काम किया गया है, यानी 1.5 दर्जन के आसपास 17 ऐसी अद्वियात हैं जिनको गैर मयारी करार दिया गया। साल 2022 और 23 के दरमियान ये कार्रवाइयां इंतजामिया की तरफ से की गई हैं। एक तो महकमा फूड एंड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से माली साल 2022 और 23 में कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ एक तो निजी और सरकारी अस्पतालों से जो सैंपल्स लिए गए, उनसे पता चला कि 17 अद्वियात ऐसी हैं जो गैर मयारी है। यानी सैंपल्स लेने के बाद जांच हुई, तहकीकात हुई, पता चला कि ये ठीक नहीं है, तो इनके बाद इनको गैर मयारी करार दिया गया। इनके इस्तेमाल पर पाबंदी भी आयद कर दी गई कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से। सितंबर 2022 तक 17 अद्वियात को गैर मयारी करार दिया गया। यानी पिछले साल 2022 के सितंबर महीने, ये पहले 8-9 महीनों तक जो कार्रवाई हुई 2022 में, जिनमें जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से सप्लाई की गई कुल मिलाकर 2 अद्वियात हैं जिनको गैर मयारी न सिर्फ करार दिया गया बल्कि इन पर पाबंदी आयद की गई। दीगर 15 अद्वियात भी मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहुंची, और कई कंपनियां जो हिंदुस्तान के अंदर ही दवा तैयार करती हैं या खुद बनाती हैं, हिंदुस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, उन अद्वियात को जम्मू कश्मीर पहुंचते पहुंचते सेहत के लिए सही नहीं करार देते हुए, यानी गैर मयारी करार देते हुए इन पर पाबंदी भी आयद की गई। इनमें बहुत सारी ऐसी हैं अद्वियात हैं जिनके नाम भी एक लंबी फहरिस्त हमारे सामने है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा ऐसी टैबलेट्स जिनका यूनियन टेरिटरी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस्तेमाल किया गया, और जो ऑफिशियल आदादो शुमार है वो बताते हैं कि कश्मीर सूबे के सरकारी और जो निजी अस्पताल है वहां से भी इन टैबलेट्स को रेकमेंड किया जा रहा था पेशेंट्स को, या फिर ये अद्वियात साल 2022 और 23 के इस माली साल के दौरान इस्तेमाल करने के लिए मरीजों को कहा जा रहा था, तीमारदार खरीद रहे थे। लेकिन गुज़श्ता साल महकमा फूड और ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 68 अद्वियात को गैर मयारी करार दिया था। इस साल अब तक जो आज आदाद शुमार बता रहे हैं, ये सितंबर के आसपास तक के सारे फिगर जो आज सरकार ने जारी किए, मुतलका महकमे की तरफ से की गई कार्रवाई के मुताबिक 17 ऐसे ड्रग्स या अद्वियात जो सेहत के लिए ठीक नहीं थे, जिनको गैर मयारी न सिर्फ करार दिया गया बल्कि अगर कहीं सरकारी या निजी अस्पताल में इनको फरोख्त भी किया जाता था, डॉक्टर्स के कहने पर मुख्तलिफ हिस्सों में ये मरीज खरीदते भी थे, उस पर मुकम्मल तौर पाबंदी भी आयद कर दी गई, जो आगे भी 2023 में जारी रहेगी। चलिए जनाब, 9:33 का वक्त हुआ चाहता है, यानी वक्त हो गया जी छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे तो 2 खबरें या 3 खबरें आपके सामने हम रखेंगे, आपकी आवाज को हुकूमत तक पहुंचाएंगे। सुनहरी मौका होगा कि घर बैठे आप अपनी बात को रखें ताकि हुकूमती इदारे आपकी आवाज को सुने और मसाइल का हल करें। यानी छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद खबर भी और आपकी बात भी। बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज के साथ।